इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की दूसरी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। इस वाली क्लास में अपन इलेक्ट्रोस्कोप और कूलोम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करता हूं इसको इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप की जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिख रखी, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर को डिसाइड करना, कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का और उस पे कौन सा नेचर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो डिवाइस है ये बेसिकली, इसमें एक ये जार है, इस जार के अंदर एक ये रॉड है किसी भी मेटल की बनी हुई, और उसके बॉटम पे ये एक फॉइल है जो गोल्ड फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल या फिर कॉपर फॉइल कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। बेसिकली इसके बॉटम पे फॉइल है, ये मेटल का पार्ट है ये इतना, और बाकी ये ग्लास का जार है। इस डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। इनिशियली फर्स्ट वाले केस में अपन V इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मतलब ये इनिशियली अनचार्ज्ड है। जो इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। अब अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 आएगा। अब इसके लिए चार सिचुएशन मैंने बनाई है। पहली बार इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर के आ रहे हैं, दूसरे वाले केस में नेगेटिवली चार्ज रॉड को ला रहे हैं, तीसरे वाले में पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं, और चौथे वाले केस में नेगेटिवली चार्ज रॉड को कांटेक्ट में। मतलब पहले दोनों केसेस में रॉड को इसके पास में लेकर के आया जा रहा है, और बाद वाले जो दोनों केसेस हैं इनमें जो रॉड्स हैं उनको टच करा रहे हैं अपन इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर के आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इस मेटल के अंदर अप टू फॉइल और ये जो टी शेप की रॉड बना रखी है, इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्शन की वजह से अप साइड में मूव करेंगे और अपर वाली साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बॉटम वाले पार्ट से निकल करके आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फॉइल वाला पार्ट होगा इस पे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा। पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये इनिशियल सिचुएशन है। इस वाली सिचुएशन में जब इसके पास में अपन एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आ रहे हैं तो इस फॉइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। पहले ये अनचार्ज थी, अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है इस पर रिपल्शन आएगा। पहले इनमें कोई फोर्स नहीं था, आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट कोलैप्स होंगी ये, लेकिन जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपल्शन की वजह से ये दूर जाएंगी, मतलब इसमें डिस्पर्शन होगा, थोड़ा सा दूर जाएंगी, ये डेविएट होगी बाहर की तरफ को। सेकंड वाले केस में जब अपन नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास में लेकर के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉटम साइड में चले जाएंगे। अब जो फॉइल वाला पार्ट होगा उस पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और अपर वाली साइड में एक्सेस में प्रोटॉन्स हो जाएंगे। फिर से इस पे अब इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन लगेगा, जबकि पहली जो सिचुएशन थी इसमें इस पे कोई चार्ज नहीं था, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं था। यहां रिपल्शन आ गया तो रिपल्शन की वजह से जो फॉइल्स होंगी वो दूर जाएंगी। थर्ड वाले केस में अपन पॉजिटिवली चार्ज रॉड को कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, वो हाई पोटेंशियल V इक्वल टू पॉजिटिव होगा ये। और जो इलेक्ट्रोड है ये, इसका इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रोस्कोप पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को मूव करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड हाई पोटेंशियल पे है और इलेक्ट्रोड ये लो पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से निकल करके रॉड की तरफ को जाएंगे और रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स को डिफ्यूज करेंगे, जिससे रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा। अब अगर इनिशियल वाली सिचुएशन से कंपेयर करें, यहां फॉइल पे कोई चार्ज नहीं था, अब फॉइल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन पॉजिटिव चार्ज के आपस में रिपल्शन की वजह से ये फिर से दूर जाएंगी। और सबसे लास्ट वाले केस में जब नेगेटिवली चार्ज रॉड को कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं तो अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो रॉड है वो लो पोटेंशियल होगी और इलेक्ट्रोड जो 0 पोटेंशियल पे वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो अब इलेक्ट्रॉन रॉड से निकल करके इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ को आएंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप की जो फॉइल होगी इस पे अब नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा। पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था और अब नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से जो फॉइल होंगी वो दूर जाएंगी। मतलब इनिशियल सिचुएशन जो थी इसमें फॉइल ऑलमोस्ट कोलैप्स पोजीशन में ही होंगी।
अब हम चाहे उसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए, चाहे नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव रॉड को कांटेक्ट में लेकर के आए, इन चारों सिचुएशन में जो फॉइल है उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, मतलब फॉइल दूर जा रही है रिपल्शन फोर्स की वजह से। ये थी सिचुएशन अगर इलेक्ट्रोस्कोप पे कोई भी इनिशियली चार्ज नहीं है, पर अगर इस पे चार्ज होगा पहले से, इस पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तब क्या सिचुएशन बनेगी, अब अपन उसको देखते हैं। अब सेकंड वाले सिचुएशन में पहले से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। अब वही चारों सिचुएशन, एक बार पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पास लेके आ रहे हैं, दूसरी बार नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लेकर के आ रहे हैं, तीसरी वाली सिचुएशन और चौथी वाली सिचुएशन में जो रॉड्स हैं उनको कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में केवल पास में, इन दोनों में पास में लाया जा रहा है रॉड को, और इन दोनों में जो रॉड है उनको कांटेक्ट में लाया जा रहा है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाली सिचुएशन में, फर्स्ट वाले में जब अपन इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहां कांटेक्ट में पास में लेकर के आ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके इनसाइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करेंगे। अपर वाली साइड में जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो जाएगा, और लोअर वाली साइड से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसमें पहले से इस फॉइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पर जैसे पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पास में लेकर के आए तो इस फॉइल का जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है, वो बढ़ेगा, जिससे रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन पहले भी लग रहा था यहाँ पे भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था फॉइल्स के बीच में, तो इनमें भी रिपल्शन लग रहा था, लेकिन यहां क्योंकि चार्ज बढ़ गया तो रिपल्शन पहले से ज्यादा लगने लग गया, जिसकी वजह से जो दोनों फॉइल्स होंगी वो दूर जाएंगी। अगली वाली जो सेकंड सिचुएशन है, इसमें नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम पास में लेकर के आ रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टॉप साइड से बॉटम साइड की तरफ को मूव करेंगे, और फॉइल पे इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था वो डिक्रीज हो जाएगा, और टॉप मोस्ट पार्ट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। हमें केवल फॉइल से मतलब है, फॉइल पे जितना पहले पॉजिटिव चार्ज था अब उससे कुछ चार्ज डिक्रीज हो गया, मतलब रिपल्शन जितना पहले लग रहा था अब उससे रिपल्शन कुछ कम हो गया। रिपल्शन के डिक्रीज होने की वजह से जो फॉइल्स होंगी वो पास आई। अब इसमें पहले भी रिपल्शन लग रहा था, अभी भी रिपल्शन लग रहा है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने से जो रिपल्शन फोर्स था वो थोड़ा डिक्रीज होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉइल पास में आ जाएंगी। थर्ड सिचुएशन में अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अपन कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही था, तो डिपेंड करेगा इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को तरफ को मूव करते हैं। तो इसमें कोई भी सिचुएशन बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो रॉड है वो लो पोटेंशियल पे हो, तो रॉड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्कोप में आए और यहां आकर के जो पॉजिटिव चार्ज था उसको डिक्रीज कर दें, तो ये पास में आ जाएंगी जो फॉइल्स होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोस्कोप से रॉड की तरफ को हो, उस वाली सिचुएशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये दूर जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि रॉड और इस इलेक्ट्रोस्कोप का जो पोटेंशियल है वो आपस में इक्वल है, जिससे कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो ही ना, तो जितना पहले इनके बीच में गैप था उतना भी गैप बना रह सकता है। तो इस वाली सिचुएशन में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मे कन्वर्स, डाइवर्स और रिमेन्स सेम। मतलब जो चार्ज होगा वो इस पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। तो इसकी जो सिचुएशन है वो मे कन्वर्स, डाइवर्स और रिमेन सेम। अब आते हैं लास्ट वाली सिचुएशन में, पॉजिटिव चार्ज था इस पे, नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर इसके साथ अपन कांटेक्ट में लाते हैं तो ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रॉड से इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ को होगा, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो कंफर्मली डिक्रीज होगा। तो इसमें कन्वर्स तो होगा ही होगा, पास तो आएंगी आएंगी। अब ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आते हैं। अगर जितने इस इलेक्ट्रोस्कोप पे प्रोटॉन्स थे उससे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो लास्ट में कुछ प्रोटॉन्स इस पे बचे रह जाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो पास आ जाएंगे। ये कन्वर्जन तब भी होगा अगर दोनों का अमाउंट सेम है, मतलब जितने अमाउंट में
प्रोटॉन्स थे इस इलेक्ट्रोस्कोप पे, एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स इस पे आते हैं, तो फाइनल चार्ज इस पे 0 हो जाएगा। क्योंकि जितने प्रोटॉन्स थे अगर उतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो नेट चार्ज कितना बचेगा, 0, मतलब ये कोलैप्स पोजीशन में पहुंच जाएगी। और अगर जितने इस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज यहां पे ये था, उससे अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाते हैं, तो फाइनली जो इस पे चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज था वो डिक्रीज होगा 0 होकर के, और फिर इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पहले पास आएंगी फॉइल्स, कोलैप्स होंगी, और फिर क्योंकि नेगेटिव चार्ज उन पे दोनों फॉइल्स पे बढ़ने लग गया तो फिर रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से दूर जाएंगी। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, ये कंफर्मली कन्वर्स तो होंगी ही होंगी, लेकिन उसके बाद में ये डाइवर्स भी हो सकती है। तो जो लास्ट वाले का आंसर है, फर्स्ट कन्वर्स एंड देन मे डाइवर्स। तो ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ये थर्ड वाले के लिए ये सिचुएशन है, मे कन्वर्स, डाइवर्स और रिमेन सेम। और लास्ट वाले में आंसर लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट कन्वर्स देन मे डाइवर्स। मतलब कन्वर्स तो होंगी, पास तो आएंगी ही आएंगी, दूर जा भी सकती है, नहीं भी, वो क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर चार्ज वाइज बात की जाए तो इस वाली सिचुएशन में चार्ज इंक्रीज भी हो सकता है। थर्ड वाली सिचुएशन में जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके साथ कांटेक्ट में लाए थे तो चार्ज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। यहां पे भी थर्ड वाली सिचुएशन में चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उससे तो कम ही होगा। फाइनल जो चार्ज है वो पॉजिटिव बचा भी रह सकता है, 0 भी हो सकता है, और फाइनली 0 होने के बाद फिर से इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अगला टॉपिक है कूलोम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between both charges। means अगर ये दो चार्जेस यहां पे गिवन है, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 एंड Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, तो इनमें दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा Fe, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या हम यूं भी कह सकते हैं कि Fe प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। अगर हम दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दें तो ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² आएगा। प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लाएंगे तो ये K है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसको Fe से डिनोट कर रहे हैं अपन, तो Fe का फॉर्मूला है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², जिसमें K एक कांस्टेंट है और इस K को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। K यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K की वैल्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है और यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर है। ये फॉर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस है। अगर मीडियम होगा तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, यूनिट इसके लिए भी न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर होगी, और ये फॉर मीडियम होगी। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो अलग अलग आएगा, वो डिफरेंट आएगा। जबकि दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका भी फॉर्मूला लगभग इसके सिमिलर ही होता है, जो Gm1m2/r² होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है ये उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन टर्म यूज होगा वैक्यूम के लिए और एप्सिलॉन यूज होगा मीडियम के लिए। एप्सिलॉन की फिक्स वैल्यू है
और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के लिए जो डेफिनेशन है, जो एप्सिलॉन टर्म अपन यहां पे यूज किया, यही परमिटिविटी है। जो ये एप्सिलॉन नॉट था ये फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी है, और जो एप्सिलॉन नॉट यूज, ये एप्सिलॉन टर्म यूज किया था, ये मीडियम की परमिटिविटी होता है। तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 4 पाई टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 यूनिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस। तो इसके लिए एफ का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें अगर अपन Q1 और Q2 इन दोनों को 1 कूलॉम ले लें और R इज इक्वल टू 1 मीटर कर देते हैं, तो यहां से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 पाई एफ हो जाएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ। तो ये डेफिनेशन में लिखा है, ये 1/4 पाई टाइम्स ऑफ 1/f के इक्वल होता है। बाकी इस डेफिनेशन से एज सच कोई खास लेना देना नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अपन इस पे आते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को अपन एप्सिलॉन आर या फिर के से डिनोट करते हैं। ये चाहे इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाए या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसमें एप्सिलॉन था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलेंगे। यहां से एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी इसको हम के एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। अभी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था फोर्स का, एक बार मैं वो रिपीट कर रहा हूं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था उसमें के आया था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। अगर मैं इसको वैक्यूम के लिए लिखता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी वैक्यूम के लिए। और अगर मीडियम के लिए लिखा जाए एफ एम फॉर मीडियम में, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। इसे हम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म यूज होगा अगर वैक्यूम के लिए दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के टर्म आ जाएगा अगर मीडियम के में रखे हुए दो चार्जेस के बीच में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब अगर अपन इन दोनों को डिवाइड कर दें तो एफ वी डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद ये जो टर्म बचेगा वो के आ जाएगा, जिससे एफ इन मीडियम इक्वल हो जाएगा एफ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। मतलब मीडियम में जब दो चार्जेस होंगे उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो 1/k टाइम्स होगा, जब उन्हीं दोनों चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पे अपन वैक्यूम में रखेंगे। तो वैक्यूम के कंपैरेटिवली 1/k टाइम्स हो जाता है फोर्स मीडियम के अंदर, और k की वैल्यू मीडियम के लिए हमेशा मोर देन 1 है। इसमें जो k टर्म है, एक बार अपन इसको लिखते हैं, k बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। k यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। k की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, और k मोर देन 1 होगा फॉर डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली ये इंसुलेटिंग मीडियम होगा, और
K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है अगर कंडक्टिंग मीडियम होगा। अगर कंडक्टर होगा तो K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर दो चार्जेस को अपन ने, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में अगर ये कंडक्टिंग मीडियम है कोई भी, तब इनके बीच में जो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू, हम एफ एम यूज करेंगे, 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यूज होगा। और क्योंकि K की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगा जीरो। मतलब दो चार्जेस को अगर हम कंडक्टिंग मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जीरो होता है। लेकिन वैक्यूम में जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और सेम डिस्टेंस के लिए। मीडियम में रख देंगे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो वो फोर्स डिक्रीज होगा, और अगर कंडक्टिंग बॉडी आ जाएगी, कंडक्टिंग मीडियम आ जाएगा तो वो फोर्स जीरो हो जाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ चार्ज। बेसिकली दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। फिर से अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो भी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। मतलब सिमिलर नेचर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका नेचर रिपल्सिव आएगा। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, मतलब दो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब इसी को अपन यहां एक बार समझते हैं। इसमें एक कंडक्टिंग मीडियम ले रखा है और एक डाइलेक्ट्रिक ले रखा है। दो चार्जेस लिए हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने Q ले रखा है। अब इसमें अगर ये मीडियम नहीं होता तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता वो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। तो फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये दो चार्जेस हैं, ये भी Q है, ये भी Q है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R है, तब इसमें FV जो लगेगा वैक्यूम वाला फोर्स वो 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आएगा। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक बार कंडक्टर रख दिया और एक बार डाइलेक्ट्रिक रख दिया। जो कंडक्टिंग मीडियम होगा उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये इस चार्ज के इंडक्शन की वजह से अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहां पे जो चार्ज इंड्यूस होगा ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आने लग जाएगा। ये जो दोनों चार्जेस थे पॉजिटिव चार्ज, इनमें आपस में रिपल्शन फोर्स लग रहा था। अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो उनमें हमेशा रिपल्शन फोर्स, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होता है तो उनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये दोनों क्योंकि चार्ज पॉजिटिव थे तो इनमें दोनों में रिपल्शन फोर्स लग रहा था। ये वैक्यूम वाला फोर्स था जो वैक्यूम में लग रहा था, FV। अब जैसे ही अपन ने कंडक्टिंग बॉडी रखी, यहां पे चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से एक चार्ज फोर्स, इंड्यूस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन वाला होगा। तो FI की जो डायरेक्शन है वो FV से अपोजिट हो जाएगी, और ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। FI इक्वल होगा FV के, जिसकी वजह से F जो मीडियम आने के बाद आएगा वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो दोनों चार्जेस पहले वैक्यूम में रखे थे उनमें फोर्स में कोई चेंज हुआ हो। वो जितना फोर्स यहां पहले लग रहा था एग्जैक्टली उतना फोर्स ही अब भी लग रहा होगा, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम के आते ही जो चार्ज इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस चार्ज की वजह से एक और फोर्स लगने लग गया। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो वैक्यूम वाला जो फोर्स था उसके इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो गया है। तो अभी भी इन दोनों चार्जेस में जितना पहले फोर्स लग रहा था उतना ही लग रहा है। मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे को उसी फोर्स से ही रिपेल कर रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस पे जीरो हो गया है। ऐसे ही अगर अपन डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में चार्ज पोलराइज होता है। इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ था और इसमें चार्ज पोलराइज होगा। पोलराइजेशन वाला जो चार्ज होता है वो हमेशा कम होता है। एग्जैक्टली पोलराइजेशन क्या है इसी चैप्टर में अपन आगे चल के सीखेंगे। यहां केवल इतना कि चार्ज पोलराइज होगा, और पोलराइज चार्ज की वजह से जैसा इंड्यूस वाला फोर्स आया था वैसा ही FP पोलराइज फोर्स आएगा। लेकिन ये जो पोलराइज फोर्स है ये वैक्यूम वाले फोर्स से कम होता है, जिससे जो रिजल्टेंट फोर्स आता है मीडियम में वो FV माइनस FP हो जाता है। और ये कुछ
रिड्यूस होकर के जितना वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर दो चार्जेस अपन ने वैक्यूम में रखे हैं तो उनमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा, उन्हीं चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पे अगर अपन डाइलेक्ट्रिक में रख देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 1/k टाइम्स हो जाएगा। और अगर उन्हीं दोनों चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पे कंडक्टिंग मीडियम में रख देंगे तब उनके बीच का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वैक्यूम डिस्टेंस एंड मीडियम डिस्टेंस फॉर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है वैक्यूम में, और अगर अपन r डिस्टेंस पे ही मीडियम रख देंगे तो मीडियम वाला जो फोर्स होता है वो 1/k टाइम्स हो जाता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ अपन नहीं पढ़ा था। अगर सेम चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रखेंगे तो जितना वैक्यूम में फोर्स लगता है उसका 1/k टाइम्स फोर्स हो जाता है मीडियम के अंदर। तो अगर अपन ये डिस्टेंस सेम रखेंगे दोनों चार्जेस के बीच में लेकिन मीडियम कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब फोर्स हो जाता है 1/k टाइम्स। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स तब भी रखना है जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो उसके लिए हमें जो डिस्टेंस है वो कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो सेम फोर्स के लिए डिस्टेंस दोनों में अलग अलग आएगी। वैक्यूम की डिस्टेंस को मैंने r और मीडियम की डिस्टेंस को r डैश यहां पे सपोज किया है, और दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल करने, मतलब Fv को इक्वल करना है Fm के। वैक्यूम फोर्स इक्वल टू मीडियम फोर्स। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये तो Fv आएगा। मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले से 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड वाले से 1/k r डैश स्क्वायर आएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो उससे k r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बनेगा। यहां से r डैश की जो वैल्यू आएगी ये इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ k r है। मतलब जो मीडियम डिस्टेंस है उसको मैंने r डैश लिया है, वो वैक्यूम डिस्टेंस की 1/k टाइम्स आ रही है। इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, r मीडियम, r m का मतलब है r मीडियम से, मीडियम में जो डिस्टेंस आएगी वो वैक्यूम के डिस्टेंस का 1/√k टाइम्स होने पर दोनों फोर्सेस इक्वल लगेंगे। अब अगर कोई ऐसा केस है, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वैक्यूम डिस्टेंस एंड मीडियम डिस्टेंस फॉर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें सेम रखना है, तो क्या रिलेशन आएगी मीडियम डिस्टेंस और वैक्यूम डिस्टेंस के बीच में। यहां पे अपन ने ये दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2, और ये वैक्यूम में इनके बीच की डिस्टेंस है r। जितना फोर्स इसमें लग रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स हमें इन दोनों चार्जेस में भी लगाना है। तो अगर हम फोर्स को सेम रखेंगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक वाली डिस्टेंस होगी ये कम हो जाएगी r से, मतलब r डैश की वैल्यू कम होगी r से। हमें इस r डैश और r के बीच में एक रिलेशन फाइंड करनी है। अभी अपन ने पिछली क्लास में, पिछले वाले टॉपिक में जो बात पढ़ी थी कि अगर ये Q1 और Q2 दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है वैक्यूम में, तब इस पे जो फोर्स लगता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। अगर उतनी ही डिस्टेंस r रखते हुए दोनों चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो ये जो फोर्स लगता है वो 1/k टाइम्स आ जाता है। मतलब Fm मीडियम का जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/k टाइम्स तब होगा जब डिस्टेंस सेम रखी जाए और डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए। पर हमें यहाँ पे इस वाले केस में अब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद भी फोर्स सेम चाहिए, तो मतलब हमें डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की रिड्यूस करनी पड़ेगी। इसमें फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, जो वैक्यूम वाला फोर्स है, ये Fv इज इक्वल टू वो K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होगा।
और एफ एम जो मीडियम वाला फोर्स लगेगा यहाँ पे वो 1/4 पाई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश का स्क्वायर होगा। अब इस कंडीशन के हिसाब से वैक्यूम फोर्स और मीडियम फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर को इक्वल होना होगा 1/4 पाई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश का स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई दोनों में कैंसिल, Q1 Q2 दोनों में से कैंसिल, तो जो रिलेशन बचेगी यहाँ पे वो 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K R डैश का स्क्वायर, या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो रिलेशन आ रही है यहां से वो R डैश इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई रूट के आएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो मीडियम डिस्टेंस होगी वो वैक्यूम की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ के होगा, मतलब मीडियम की डिस्टेंस इक्वल आ रही है वैक्यूम डिस्टेंस बाई रूट 2। ये है इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच की रिलेशन। अब हमें अगर दो चार्ज दे रखे हैं और उन दोनों चार्जेस के बीच में पार्शियल पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर कंप्लीटली वैक्यूम होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते थे 1/4 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर कंप्लीट डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक होता है तो ये K हो जाता है यहाँ पे, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। पर अब ये केस है जिसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक और पार्शियल पार्ट में वॉल्यूम है। जो डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस है वो T है, टोटल डिस्टेंस R है, तो वैक्यूम जो डिस्टेंस आएगी वो R माइनस T होगी। अब इसमें हम कैसे कूलॉम्स लॉ को यूज करेंगे, उसके लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे हम या तो वैक्यूम के फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में लिखेंगे या मीडियम के, तो मैं यहाँ पे वैक्यूम वाले के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। वैक्यूम वाले के लिए लिख रहा हूं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, इसमें के नहीं आएगा, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस होगी वो भी वैक्यूम डिस्टेंस होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो R है जिसमें से T डिस्टेंस मीडियम और R माइनस T डिस्टेंस वैक्यूम की है। हम वैक्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी हमें वैक्यूम वाले लिखनी पड़ेगी, तो R माइनस T तो ऑलरेडी वैक्यूम की डिस्टेंस है, प्लस T डिस्टेंस मीडियम में है तो उसको अगर वैक्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये रूट के हो जाएगा, वो यहां से अपन देख सकते हैं। अगर हमें वैक्यूम डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मीडियम डिस्टेंस इनटू में रूट के आता है, तो वही T रूट के हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है ये। इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक और पार्शियली वैक्यूम होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक वाटर मीडियम है, वाटर के लिए K की वैल्यू 81 होती है। सपोज जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसमें से 4 सेंटीमीटर के अंदर K इक्वल टू 81 मतलब वाटर फील्ड है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर 2 माइक्रोकूलॉम है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए अपन यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस T प्लस T रूट के का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। Q1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर माइनस 10 माइनस 4 मतलब 6 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो वैक्यूम डिस्टेंस है, प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 81 इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में था तो इनटू में 10 टू द पावर माइनस 4 भी आ जाएगा जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कैलकुलेट करके कितना इसमें फोर्स लग रहा होगा वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फिर से 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इनमें अगर वैक्यूम होता तब कितना इनके बीच में फोर्स लगता, उसके लिए क्योंकि वैक्यूम यहां पे दे रखा है तो उसके लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यूज होगा। ये इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का
होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स आ जाएगा। पर अगर इनके बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता, पूरे जो कंप्लीट पार्ट है इसी में अगर डाइलेक्ट्रिक होता, चार्जेस फिर से अपन 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम ले रहे हैं, k इज इक्वल टू 81 ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच की वो 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तब जो फॉर्मूला यूज होगा वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यूज होता है। ये इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करने पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 81 आ जाएगा k की वैल्यू, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अगर k इक्वल टू 81 वाला डाइलेक्ट्रिक होगा, तब दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कूलॉम्स लॉ के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इज f and other identical charge q is placed at midpoint of line joining both bodies, find new electrostatic force on all charges। इसमें ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो q है। इनमें क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन पे रिपल्शन फोर्स लगेगा और उस फोर्स को F दिया गया है। ये F इक्वल आएगा K जो कि 1/4 होगा इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जो क्वेश्चन में फोर्स F दे रखा है उसकी वैल्यू K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है। अब सेकंड वाले कंडीशन में ये दो चार्जेस तो ऑलरेडी Q थे ही, इनके सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया गया है जो आइडेंटिकल है, मतलब उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। अब जो टोटल डिस्टेंस R थी इसको हम कह सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाली डिस्टेंस R/2 होगी और ये दूसरी वाली डिस्टेंस भी R/2 होगी। अब इन दोनों चार्जेस में जितना पहले फोर्स लग रहा था वो तो अभी भी लग रहा होगा, इन फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तीसरे वाले चार्ज के आने की वजह से इन पे एक एक और फोर्स आ जाएगा। अब पहले से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे थे तो ये फोर्स तो सेम रहना ही रहना है। इस क्यू की वजह से इस पे रिपल्शन एक इधर को फोर्स आएगा और इसकी वजह से लास्ट वाले क्यू पे भी एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। अब इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ यूं आ जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये दोनों में ही रिपल्सिव फोर्स होगा। सेकंड वाली सिचुएशन में भी इस फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी कुछ ऐसे होगी। अब इस फोर्स को अपन एक नया फोर्स F डैश मान लेते हैं, तो ये वाला जो फोर्स है ये अगर F डैश है तो ये भी F डैश होगा। कारण ये है कि ये जो चार्ज रखा है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो मतलब जो नया चार्ज आया है Q, ये इन दोनों इनिशियल चार्जेस पे इक्वल अमाउंट में ही फोर्स लगाएगा। अब जो इनिशियल दोनों चार्जेस थे उन पे जो फोर्स लग रहा होगा F नेट वो इक्वल टू F प्लस F डैश आएगा, जिसमें F की वैल्यू K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर पहले थी, अब भी वही रहेगी, प्लस अब जो नया फोर्स लगा F डैश ये इस Q और इस Q के बीच में है, तो इसके लिए जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो K Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस अब R/2 है, या फिर इसे इक्वल टू हम K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करने पे ये 5K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा, एंड K क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर F के इक्विवेलेंट है। मतलब अब जो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा दोनों चार्जेस पे वो 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगा। जितना पहले इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहा था उससे 5 टाइम्स अब ज्यादा फोर्स लगने लग जाएगा इन्हीं दोनों चार्जेस पे, और जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, जो नया चार्ज अपन ने यहां रखा था, इसको इनिशियल दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी इन दोनों फोर्सेस की। फिर से ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे तो इस नए चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें दो स्फीयर्स हैं, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, फाइंड
फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर। दूसरे वाले पार्ट में बोथ स्फीयर्स आर टेकन इन कांटेक्ट एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, फाइंड न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब पहले इस 2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे और फिर इसी डिस्टेंस पे रख करके नया फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट करेंगे और जो इनमें फोर्स होगा उसका फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपन इसको वैक्यूम में ही लेकर के चलेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, फर्स्ट वाला चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 है और सेकंड वाला चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ओवरऑल ये 4 इंटू 2 8 आएगा, 8 इंटू 9 तो ये 72 बन जाएगा, 72 इंटू 10 टू द पावर -3 बचेगा। इतने न्यूटन फोर्स इन दोनों स्फीयर्स के बीच में लग रहा होगा। अब इन दोनों को अपन कांटेक्ट में लाते हैं, तो अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, फर्स्ट वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, सेकंड वाले पे माइनस का 4 माइक्रोकूलम है। मतलब टोटल जो चार्ज है वो माइनस का 2 माइक्रोकूलम है और दोनों स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज कांटेक्ट में आने पे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो Q प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर दोनों की रेडियस आपस में इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल होगा, और अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो जो रेडियस का रेशियो होगा उसी रेशियो में चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पे दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज माइनस का 2 माइक्रोकूलम है तो -1 एंड -1 इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस पे भी -1 है, सेकंड वाले पे भी -1 है, इन दोनों को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको अपन F डैश ले लेते हैं, फॉर्मूला वही K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होगा। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। पहले जो फोर्स आ रहा था वो आया था 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 या 72 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, और यहां पे एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव था, तो दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होने की वजह से जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव आना था, पर यहां पे इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो चुका है, और दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो इस पे जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। यहाँ पॉजिटिव का साइन बना हुआ है, ये भी नेगेटिव चार्ज होगा फर्स्ट वाला भी, और जो सेकंड है वो भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका जो नेचर अब आएगा वो रिपल्सिव होगा। और अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है देन F डिवाइडेड बाई F डैश इक्वल टू F की वैल्यू 72 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये 72 बाई 9 आ जाएगा जो 8 के इक्वलेंट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट सेंस में है, एक रिपल्सिव है और एक अट्रैक्टिव है, तो हमें नेगेटिव साइन यहां पे यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैज चार्ज Q are placed at distance D, electrostatic force between them is F. An uncharged identical sphere is taken in contact with first sphere and then with second sphere. Find new electrostatic force on any of both spheres. इसमें ये दो स्फीयर्स हैं, इनको D डिस्टेंस पे रखा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो यहां से जो F की वैल्यू आएगी ये K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव नेचर आएगा यहां पे, क्योंकि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड नेचर है वो सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो F की वैल्यू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ रही है और ये रिपल्सिव नेचर का होगा। अब इसमें फर्स्ट वाला स्फीयर है Q, इसके साथ कांटेक्ट में एक अनचार्ज स्फीयर को लेकर के आते हैं तो उस पे चार्ज 0 होगा। अब जो टोटल चार्ज है यहां पे वो Q प्लस 0 मतलब Q है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है
Q प्रोपोर्शनल टू R के अकॉर्डिंगली, मतलब अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये Q चार्ज दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर के Q/2 एंड Q/2 हो जाएगा। इसमें A और B मैं इनको नाम दे देता हूं स्फीयर्स को। तो A के साथ पहले C अनचार्ज था, उसको कांटेक्ट में लेकर के आए। अब B के साथ C को कांटेक्ट में लाना है। जब B के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं तो वो अनचार्ज नहीं है, अब उस पे चार्ज Q/2 हो चुका है और B पे ऑलरेडी चार्ज Q था। अब टोटल चार्ज यहाँ पे 3Q/2 है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब वो 3Q/4 एंड 3Q/4 हो जाएगा। अब C को यहां से हटा दिया गया। A पे जो चार्ज है वो Q/2 है और B पे जो चार्ज है ये 3Q/4 होगा। अब इस पे जो फोर्सेस आएंगे, क्योंकि दोनों फिर से पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फिर से इन पे रिपल्शन फोर्स ही लगेगा और अब जो फोर्स इन पे लग रहा होगा उसको अपन F डैश नाम दे रहे हैं। ये भी F डैश है, ये भी F डैश है। अब जो F डैश आएगा ये इज इक्वल टू K Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये K इंटू 3Q² डिवाइडेड बाई 8D² आ जाएगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को या डिवाइड करते हैं तो जो F डैश होगा, F डैश की वैल्यू 3F/8 आएगी। इधर मैंने KQ²/R² की वैल्यू नहीं पुट की थी तो ये KQ² डिवाइडेड बाई D²। ये F फोर्स आ रहा है और ये इधर F डैश आया, दोनों को डिवाइड करने पे जो फोर्स होगा वो पहले के कंपेरेटिवली 3/8 टाइम्स हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल having charge Q is divided into two parts and both parts are placed at distance r. Find magnitude of charge on each particle so that electrostatic force between them is maximum. तो इसका जो रटाफिकेशन वो तो ये कि अगर हम चार्ज को डिवाइड करते हैं तो दोनों जो पार्ट होंगे वो इक्वल चार्ज होने पे ही उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम आता है। ऐसा क्यों होता है वो इस सोल्यूशन के जरिए अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक ये पार्टिकल था, कोई भी बॉडी, इस पे चार्ज Q था। इस चार्ज को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब दो पार्टिकल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फर्स्ट वाले पे सपोज चार्ज बचा है X, तो दूसरे वाले पे Q-X होगा और इनको R डिस्टेंस पे प्लेस करना है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका फॉर्मूला KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है। तो ये इनके बीच में फोर्स होगा। अब हमें इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कब ये मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमा फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, मतलब अगर हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें चार्ज के रिस्पेक्ट में चार्ज को हम चेंज कर रहे हैं, चार्ज यहाँ पे वेरिएबल टर्म है। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए dF/dx को 0 होना होगा या फिर d/dx ऑफ फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं K Qx माइनस का x² अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए डिवाइडेड बाई R² इक्वल टू 0। अब इसमें K और R² ये दोनों 0 नहीं है तो इसी को ही 0 होना पड़ेगा, इसी के डिफरेंशिएशन को। या एक बार पहले अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। K/R² तो कांस्टेंट है, इधर Qx का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब अपन यहां से देखते हैं R² तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, K और ये वाला टर्म बचेगा। K हमें पता है 9 × 10⁻⁹ होता है तो ये 0 नहीं हो सकता, इसी को 0 होना होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। मतलब Q-2x शुड बी 0, 2x इज इक्वल टू Q एंड x की वैल्यू यहां से Q/2 आई है। मतलब अगर एक चार्ज को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों जो पार्ट्स होंगे उन पे इक्वल चार्ज होने पे ही उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैक्सिमम आता है।